हाय स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने स्कूल चैनल आइकन प्रेप पब्लिक स्कूल पे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट ये क्लास 10th का चैप्टर है। आज हम इसको अच्छे से, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है मनी। मनी एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, हेंस इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब कहता है कि कोई भी सामान को हम लोग आदान प्रदान करने के लिए हम लोग आज के डेट में मनी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो आगे चल के हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना क्यों जरूरी है? इट इज फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस मनी के कारण, इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज के कारण ही कोई भी सामान को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, सर्विस को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एंशिएंट टाइम में कोई मनी तो थी नहीं, कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज की व्यवस्था तो थी नहीं। तो उस समय जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की व्यवस्था थी एज ए बार्टर सिस्टम। क्या था? एज ए बार्टर सिस्टम। व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स, व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स, उस समय क्या होता था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में अनाज के बदले अनाज को ही चेंज कर लिया जाता था, अनाज के बदले अनाज को ही चेंज कर लिया जाता था, या फिर कैटल के बदले कैटल को चेंज कर लिया जाता था, क्योंकि उस समय मनी का कोई प्रयोग था नहीं, उपयोग था नहीं। तो इसी व्यवस्था को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। अब कहता है कि उस समय जो था मनी के रूप में हम लोग ग्रेन्स और कैटल का इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे? एशियन टाइम में बार्टर सिस्टम में हम लोग ग्रेन्स और कैटल का इस्तेमाल करते थे। उस समय हम लोगों के पास गोल्ड भी होते थे, सिल्वर भी होते थे, कॉपर भी होते थे, कॉइन्स भी होते थे, बट ये काफ़ी प्रीशियस होता था, कीमती होता था। इस कारण से इसका प्रचलन बंद हो गया। लेकिन एक बार्टर सिस्टम में एक ना मेजर प्रॉब्लम था, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दैट सिस्टम what a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy। इस सिस्टम में क्या होता था कि दो व्यक्तियों के बीच अगर सहमति बनती सामान को बेचने या खरीदने का, तभी वो सिस्टम होता डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर वो तैयार नहीं होता तो ये फेल हो जाता। तो ये बार्टर सिस्टम का मेजर प्रॉब्लम था। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि ये पंकज है और ये फार्मर है। अब फार्मर के पास ग्रेन होगा और पंकज के पास सूज है। आप देखिए, पंकज के पास सूज है लेकिन पंकज को चाहिए ग्रेन। तो पंकज गया फार्मर के पास और उसने बोला कि आप मेरा सूज ले लो और बदले में मेरे को ग्रेन दे दो। तो जबरदस्ती है क्या? किसान बोला कि नहीं, हमको सूज की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, सूज की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आ गई। तो यही मेजर प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में। ये तभी संभव हो पाएगा जब दो लोग आपस में क्या होंगे? सहमति जताएंगे खरीदने पे और बेचने पे। तो यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि इसको तो ग्रेन की जरूरत थी लेकिन इस बंदे को सूज की जरूरत नहीं थी, तो उसने क्लियर मना कर दिया। तो इसी चीज को दूर करने के लिए आज के डेट में मनी आ गया है। क्यों? क्योंकि पंकज जाएगा मार्केट में सूज बेच देगा और सूज से पैसा मिलेगा और पैसा से ग्रेन खरीद लेगा। ठीक उसी प्रकार अगर फार्मर को कुछ और चीज़ की आवश्यकता होगी, कपड़े की आवश्यकता होगी, तो वो मार्केट में जाएगा, अपना सामान बेच लेगा, उससे मनी मिलेगा, उससे वो कपड़ा खरीद लेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो मेजर प्रॉब्लम था इन बार्टर सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे मनी और टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। देखते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के बाद जो वर्ड्स है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी। नहीं, तो इसमें इन द फॉर्म्स ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। कहता है कि आज के डेट में जो आधुनिक क्रिया प्रणाली है पैसों का प्रचार का, उसमें दो चीज़ का इस्तेमाल आज के डेट में बहुत ज़्यादा होता है। वो है पेपर नोट्स और कॉइन्स। जिस In India, these currency are issued by the RBI on the behalf of the central government। अब जब जहाँ की जो सरकारें होती हैं, कोई भी जो सरकारें होती है,
वहाँ पर बैंकों का बैंक होता है, एक सुप्रीम हेड होता है जिसको हम लोग RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये सिक्का या ये करेंसी को जारी करती है, जिसको हम लोग आगे फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में भाग लेते हैं, जिसको हम मनी भी बोलते हैं। अब कहता है कि RBI जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको जारी करती है। द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट। कहता है कि इसके बाद क्या होता है कि एक कानून बन जाता है। क्या हो जाता है? कानून बन जाता है कि आप रुपया का उपयोग पेमेंट के रूप में कर सकते हैं, रुपया का उपयोग पेमेंट के रूप में कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटिंग ट्रांजैक्शन इन इंडिया। अब मानते हैं, जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि RBI ने 10 रुपया का नोट जारी किया और मैं मार्केट में गया और मार्केट में 10 रुपया का नोट लेने से किसी दुकानदार ने मना कर दिया। तो जब तक सरकार या फिर RBI खुद से विड्रॉ ना कर ले 10 रुपया का पेपर का नोट, तब तक कोई चाह के भी लेने से मना नहीं कर सकता है ट्रांजैक्शन लेने में, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब अगला पॉइंट है पीपुल डिपॉजिट मनी विथ बैंक। लोग जो हैं बैंक में पैसा जमा करते हैं, लोग जो हैं बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। तो बैंक में जो पैसा जमा करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि पैसा वहाँ रहने से हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट रेट मिलता है, ब्याज मिलती है। चेक भी प्रोवाइड किया जाता है। चेक एक पेपरलेस वर्क है, एक पेपर टाइप का होता है, पेपर इंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पे हम किसी और का नाम पुट कर देते हैं, अमाउंट विड्रॉ उसमें लिख देते हैं और सामने वाला जाके फिर अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो बैंक में डिपॉजिट करने से ये 2 फायदे होते हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट मिलता है, चेक मिल जाता है सामने वाले को। तो ये है आज की डेट में। देखिए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में बहुत सारे ऑप्शन आ गए। आज के डेट में तो कैशलेस भी दुनिया चल रही है, नहीं एक कॉइन भी आ गया है, बहुत तरह का विक्टिम कॉइन भी आ गया है, लेकिन मेनली हमारे यहाँ पेपर नोट्स और कॉइन चलते हैं। और आज के डेट में डिजिटल दुनिया होते जा रहा है, तो आज कैशलेस बनने में हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। बहुत सारा ट्रांजैक्शन किया जाता है पेपर, जैसे कि गूगल पे के द्वारा, फ़ोन पे के द्वारा। ये सब क्या है? कैशलेस डिजिटल ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे आपको ना ही कॉइन्स की ज़रूरत पड़ती है, ना ही रुपया की ज़रूरत पड़ती है। तो यही है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद डिपॉजिट मनी विद द बैंक्स, यही सब है। ये सिर्फ याद रखिएगा क्योंकि RBI ही देश में रुपया या कॉइन्स को जारी करता है। किसके अधीन है वो? सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब अगला टॉपिक है क्रेडिट। क्या है? क्रेडिट। अगला टॉपिक है क्रेडिट। क्रेडिट द टर्म्स रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाई टू द borrower विद द मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस फ्यूचर पेमेंट। क्रेडिट को हम लोग आम शब्दों में लोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन। ये कोई भी जो लेंडर्स होता है ये तभी हमको प्रोवाइड करता है जब उसको ऐसा लगता है कि हमें क्षमता है फ्यूचर में उस चीज़ को वापस करने का। फ्यूचर में हम पेमेंट को क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। तो वो फिर लेंडर किसी भी बोरोवर्स को ये सिस्टम प्रोवाइड करती है। क्रेडिट तो क्या है? द टर्म्स रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाई द बोरोवर्स विथ मनी, गुड्स, सर्विसेज इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस फ्यूचर पेमेंट्स। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 वर्ड आ रहे हैं, डिपॉजिटर्स, लेंडर्स और बोरोवर्स। ये क्या होता है? डिपॉजिटर्स, जैसे कि हम लोग बैंक में जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो पैसा जो जमा करते हैं तो हम जो जमा किए तो हम कहलाएंगे डिपॉजिटर्स। क्या कहलाएंगे? डिपॉजिटर्स। उसके बाद है लेंडर। अब लेंडर जैसे कि कोई व्यक्ति बैंक जाता है लोन लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए जाता है, तो जिस व्यक्ति को लोन दिया जाता है उसको बोरोवर्स बोलता है, और जो व्यक्ति या जो सिस्टम या जो इंस्टीट्यूशन उस चीज़ को देता है उसको लेंडर्स बोलते हैं। लेंडर्स में कोई भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, या फिर हम जिससे पैसा उधार लेंगे तो जिससे उधार लेंगे वो लेंडर्स हो जाएगा और जो लेगा वो बोरोवर्स कहलाएगा। तो यही तीनों में डिफरेंस है, डिपॉजिटर्स, लेंडर्स और बोरोवर्स। अब कुछ कंडीशन है, क्रेडिट सभी लोगों को नहीं मिल पाता है, सभी लोगों को क्रेडिट लोन नहीं मिल पाता, उसके लिए कुछ नियम कानून है। देखिए आपके अंदर एबिलिटी भी हो, एक तरह से आप बोल सकते हैं, एबिलिटी भी इसको बोल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट होता है उसमें क्रेडिट में, जैसे कि हम किसी से कुछ पैसा लिए तो कितना इंटरेस्ट रेट होगा रीपेमेंट के वक्त, वो ध्यान दिया जाता है, एक मुद्दा होता है।
एक होता है कोलेटरल। क्या होता है? कोलेटरल। कोलेटरल एक प्रकार का संपत्ति होता है। एक वर्ड है कोलेटरल, ये आपका एसेट है। क्या है वो? एसेट कुछ भी हो सकता है। वो आपका सोना चांदी हो सकता है, वो आपका कैटल हो सकता है, वो आपका व्हीकल्स हो सकता है, यानी वैसी चीज जो आपका संपत्ति हो, वो सारे चीज कोलेटरल में आ सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, पेपर वर्क रिक्वायरमेंट होती है, उस सब चीज़ की जरूरत होती है। ये सब चीज़ देख के, ताकि अगर ये चीज़ है तब उस बैंक को या उस लैंडर्स को लगेगा कि आप फ्यूचर में रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर आज क्रेडिट लेते हैं तो कल हमको वापस पैसा कर सकते हैं। तो ये टर्म्स है। ये भी आपको देखा जाता है नॉन रीपेमेंट हिस्ट्री, कि अगर इससे पहले भी आपने अगर कहीं से क्रेडिट लिया है तो आपने उस पैसा को चुकाया है कि नहीं चुकाया है, ये भी देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि आप क्रेडिट लेते हो तो पैसा को किस माध्यम से चुका होगा, आपका अर्निंग वे क्या है, तो अर्निंग सर्टिफिकेट भी देखा जाता है, पासबुक देखा जाएगा कि आप पैसा कहाँ से कमा रहे हो। तो ये सारे चीज़ था। मनी में हमने पढ़ा, क्रेडिट्स में पढ़ा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ा, ये वीडियो है, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। मैंने पहले भी आरबीआई के बारे में बता दिया है। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, यानी हमारे यहाँ जितने सारे बैंक हैं, हमारे यहाँ जितने सारे बैंक हैं सभी को देख रेख करने का काम आरबीआई करती है। उसका एक गवर्नर भी होता है, उसका एक गवर्नर होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या होती है, अधीन होती है। और इसकी जो स्थापना हुई थी अपने इंडिया में 1935 को हुआ था। तो आप इसको याद रख लें, ये हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है पूरे भारत में, जिसके ब्रांच हर स्टेट्स में होते हैं, जो हर जगह के बैंक का केयर करती है कि वो क्रेडिट लेने में या कुछ भी जो भी बैंकिंग प्रणाली व्यवस्था है वो सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं। ये सारे एक्टिविटीज़ को देखने का काम हमारी आरबीआई करती है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बाद आता है टाइप्स ऑफ क्रेडिट। इसमें दो प्रकार हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल कहने का मतलब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। यानी कि रजिस्टर्ड यानी कि फॉर्मल। फॉर्मल में क्या है कि लोन्स फ्रॉम बैंक्स, कोऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। यहाँ से जो भी क्रेडिट या लोन प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, उसकी जो देख रेख है, फंक्शनिंग का काम है, वो टोटल रिजर्व बैंक के हाथों में होती है। इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आरबीआई क्या करता है, मॉनिटर करते रहता है कि जो भी कोऑपरेटिव्स है या फिर जो बैंक है उसके पास कितना कैश बैलेंस है, नहीं है, ये सब की जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होती है। कितना पैसा कहाँ जा रहा है, किसको लगाया जा रहा है, ये सब चीज़ की जानकारी आरबीआई के पास होती है। RBI collect information from bank how much they have lending to whom at what interest rate। RBI को ये भी जानकारी सूचना उपलब्ध करवाई जाती है कोऑपरेटिव्स के द्वारा, बैंक के द्वारा, कि कितने लोग ब्रावर्स को कितना लोन दिया गया है, उसका रेट क्या है, ये सारे चीज़ इसमें दिया जाता है इंफॉर्मेशन। और फॉर्मल जो सेक्टर होता है इसमें अक्सर एजुकेटेड पर्सन ही जाते हैं, यानी कि पूरे अगर बात कर ले तो 80% जो लोग होते हैं, 80% के आसपास जो लोग होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर में जाते हैं, वो भी अर्बन के, वो भी अर्बन एरियाज़ के, वो भी अर्बन एरियाज़ के। लेकिन जब रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट में बताया था कि फॉर्मल्स में जाने के लिए जो भी नियम कानून है, एबिलिटी है, वो सब कोलेटरल दिखाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। आपका अर्निंग सर्टिफिकेट देखा जाता है, तब जाके आपको लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। इस कारण से क्या होता है कि गाँव के अक्सर लोग फॉर्मल सेक्टर से नहीं लोन ले पाते हैं क्योंकि वो ताम झाम में नहीं पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद है इनफॉर्मल। उसके बाद क्या है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। ये एक ऐसी संस्था होती है जिसपे आरबीआई का कोई भी दखलंदाजी नहीं होती है, कोई रजिस्टर्ड ही नहीं होता। इसका जितना मन उतना आपसे इंटरेस्ट लेता है, बदले में आपको पैसा तो देता है लेकिन बहुत सारा आपका इंटरेस्ट रेट ये आपसे ले लेता है। क्या इसका रेट होगा नहीं होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका लेंडर तय करेगा, ब्रोवर्स तय नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा इसका तय कौन करेगा, रिजर्व बैंक करेगा। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी तय
नहीं कर पाएगा, कोई भी तय नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ लेंडर ही तय कर पाएगा। इसलिए क्या है कि यहाँ पे रूरल एरियाज के लोग ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मल में जो भी तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है, कोलेटरल दिखाना होता है, गांव के जो लोग होते हैं, इलिटरेट अशिक्षित लोग होते हैं, उनके पास उतनी जानकारी नहीं होती है। यहाँ इंटरेस्ट हाई होता है, हाई इंटरेस्ट रेट होता है, हाई इंटरेस्ट, और यहाँ क्या होता है? लो इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? लो इंटरेस्ट होता है। फिर भी लोग जो गांव के लोग होते हैं इसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना नहीं पड़ता है। उसके बाद कहता है, एक टाइप आता है डेब्ट ट्रैप। अब एक ऐसा सिचुएशंस होता है, डेब्ट ट्रैप एक ऐसा सिचुएशंस है जहाँ पे अगर आप कहीं क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं ताकि हम फ्यूचर में कुछ करके पैसा वापस कर देंगे, लेकिन लोन लेने के बाद, क्रेडिट लेने के बाद आप उस पैसा को नहीं रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशंस को ही बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। आप हाल के समय में सुने होंगे कि किसान लोग सुसाइड कर लेते हैं, यही डेब्ट ट्रैप के कारण, क्योंकि वो चूंकि बैंक से लोन ले लेते हैं लेकिन जब रीपेमेंट करने की बारी आती है तो वो लोन को चुकता नहीं कर पाते, इस कारण से क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। तो यही दो टाइप था, फॉर्मल जिसको रजिस्टर्ड बोलेंगे, अनफॉर्मल जिसको अनरजिस्टर्ड बोलेंगे। ये यहाँ क्या होती है, इसकी देख रेख अंडर सर्विलांस होता है, आरबीआई यहाँ देख रेख किसी के अंदर, यहाँ लूट होता है, ट्रेडर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, जितना मन उतना आपसे इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो यही दोनों में अंतर है, एक इनफॉर्मल एक फॉर्मल। यहाँ गाँव ग्रामीण इलाके के सबसे 80 से 90% लोग इससे जुड़े होते हैं, फॉर्मल में अर्बन इलाके के 20 से 25% लोग जुड़े हुए होते हैं। तो यही था टाइप्स ऑफ क्रेडिट, क्या फ़ायदा है। तो फॉर्मल में फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपको लो इंटरेस्ट मिलता है और यहाँ हाई इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ सब कुछ सरकार के दिशा निर्देश पे काम होता है, यहाँ पे कोई दिशा निर्देश नहीं होता है। तो यही था टाइप्स, 2 टाइप था, फॉर्मल और इनफॉर्मल। उसके बाद मैंने डेब्ट ट्रैप आपको अच्छे से बता ही दिया है। डेब्ट ट्रैप के बारे में एक स्टोरी भी आपके बुक में दिया हुआ है, आप उस स्टोरी को पढ़िएगा तो डेब्ट ट्रैप की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक टर्म था जो मैंने कोलेटरल का मैंने बता दिया है, फिर भी CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? इट इज एन एसेट, लैंड, गोल्ड, बिल्डिंग, व्हीकल, डिपॉजिट विथ बैंक। ये सब आपका संपत्ति है जो यूज तब किया जाता है गारंटी के तौर पे कि अगर आप लोन का अमाउंट रिपेमेंट करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो जो भी आपका लैंड हो, गोल्ड हो, बिल्डिंग्स हो, यानी कोलेटरल्स के रूप में जो भी आप जमा किए हो उसकी नीलामी करके उस पैसा जो रिपेमेंट करना होता है, इसे नीलामी करके वो उचित बैंक या फिर कोऑपरेटिव वो आपसे ले लेता है। तो यही था कोलेटरल्स, आरबीआई, फॉर्मल इनफॉर्मल मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में पूछे तो ये 2 पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स को आप लिख दीजिएगा। आप पढ़ते हैं SCG के बारे में, देखते हैं। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आप जान लेते हैं। अभी तक मैंने मनी पढ़ लिया, क्रेडिट पढ़ लिया, टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ क्रेडिट पढ़ लिया, आरबीआई के बारे में जानकारी ले ली, बैंक के बारे में जानकारी ले ली, इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी ले ली। अब अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। इसका निर्माण क्यों किया गया था? ये लोग खुद से इसका निर्माण किए, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में देखते थे कोलेटरल दिखाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती थी। इस सब सारे झंझटों से निकलने के लिए एक ग्रुप का निर्माण किया गया। दे आर सेल्फ हेल्प ग्रुप हु प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प टू ईच अदर। कहता है इसके जो सदस्य होते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसका जो फायदा है, सबसे पहली बात कि जो भी बोरोवर्स होते हैं उसको कोलेटरल्स की समस्या नहीं होती है। SHG हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ कोलेटरल। पहली बात यह है, इसमें कोलेटरल की समस्या नहीं होती है, तो आसानी से लोग इससे जुड़ जाते हैं। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पस एट रिजनेबल रेट्स। कहता है सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे अपने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप यहाँ से समय समय पे आप लोन्स
ले सकते हैं, जैसे मकान बनाने के लिए, छोटा दुकान खोलने के लिए, कैटल खरीदने के लिए, या विभिन्न प्रकार के जो भी छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, यहाँ से आप इस ग्रुप की सहायता से आप अपनी सारे काम को पूरा कर सकते हैं। तो मैंने बैंक के बारे में बता दिया, सब हो गया। यहाँ पे एक दो पॉइंट्स हैं जो बैंक से रिलेटेड हैं। दो पॉइंट्स यहाँ पे है बैंक से रिलेटेड कि बैंक की कमाई कैसे होती है। बैंक की कमाई कैसे होती है, तो बैंक जो इंटरेस्ट हम लोग जो डिपॉजिट्स करते हैं या उस पर जो हमको रेट्स मिलती है, या फिर हम लोग जो लोन लेते हैं उस पर जो वो रेट्स लेता है हमसे इंटरेस्ट रेट, वही इसका मेन मुद्दा होता है कमाई का। और उसी बैंक की कमाई से फिर अपना नेशंस ग्रो करता है, नेशंस भी आगे जाता है। तो ये सब जो एसएचजी है, इसके भी फायदे से हमारा इकोनॉमी बढ़ता है। चाहे फॉर्मल हो, एज बैंक हो, कोऑपरेटिव हो या फिर एसएचजी हो, ये सारे लोगों को अपने सिस्टम में इतना केयरफुल रह के, इतना एकदम निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए ताकि अपना देश, नेशन जो है वो ग्रो करते रहे, इकोनॉमी में इससे फ़ायदा होते रहे। इस पे यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि चीप रेट पे, एकदम कम रेट्स पे लोगों को लोन मुहैया कराया जाए ताकि लोग अपना बिजनेस को शुरू कर सकें और देश की इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो। तो यही सारी चीज़ थी जो मैंने मनी एंड क्रेडिट्स में पढ़ा। और एक और चीज़ है बैंक में कि बैंक में जितने सारे पैसे जमा होते हैं, बैंक में जितने सारे पैसे जमा होते हैं उसका 15% ही बैंक अपने पास रखती है, उसका 15% ही बैंक अपने पास रखती है। रेस्ट अमाउंट को वो क्रेडिट या लोन में लगा देती है जहाँ से वो अर्न करती है, जहाँ से वो अर्न करती है। बस यहाँ पे अपना मनी एंड क्रेडिट टॉपिक ख़त्म होता है। आप यहाँ पे क्या करें, इसको तो वीडियो को देख लें, समय समय पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दिया है। स्क्रीनशॉट लें, 2-3 बार आप स्क्रीनशॉट लें, इसको अच्छे से डीपली पढ़ें, देखें, उसके बाद एक बार अच्छे से बुक को रीड कर लें, उसके बाद आपको अच्छे से ये पूरा मनी एंड क्रेडिट समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं छोड़ा है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।